Hello dear students, welcome back to the channel #StudyStar 2021। जैसे कि आप जानते हो हमने स्टार्ट किए हुए हैं हमारे BSc एंड BA फिफ्थ सेम के मैथ रियल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज ग्रुप्स एंड रिंग्स। ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो रियल एनालिसिस हम कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इसमें 19th क्वेश्चन है इसके। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यू हैव टू डिफाइन अ रिंग। रिंग की आपको डेफिनेशन देनी है, इंटीग्रल डोमेन की आपको डेफिनेशन देनी है और एग्जाम्पल देना है एक ऐसे रिंग का विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो एक्सरसाइज है ना इसकी PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से इसके नोट्स भी ले सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी सारे क्वेश्चंस। देखो, डेफिनेशन है दो चीज़ों की तो और एग्जाम्पल देना है। रिंग की डेफिनेशन तो ये है, 6 प्रॉपर्टीज़ ये वाली और 2 ये। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये है और एग्जाम्पल एक ऐसे रिंग जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है उसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 आप लिख सकते हो और ये हम कर चुके हैं डिस्कस। इसमें 4th एग्जाम्पल का भी यूज़ है, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देती हूँ। ये इन्होंने कंपोजिशन टेबल्स बनाई हुई हैं और ये हमारी क्लोजर लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर है कम्यूटेटिव लॉ और कंपोजिशंस। अब देखो, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है या नहीं, यानी एक तो या तो सिर्फ एग्जाम्पल देना हो या फिर उसको प्रूव करके दिखाना हो। ये डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। अगर कम मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप जस्ट डेफिनेशन लिखो इन दोनों की और एक एग्जाम्पल दे दो बस। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि वो रिंग तो है लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इसलिए मैंने आपको उनकी एक्सप्लेनेशन भी दिखाई है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डेफिनेशन देनी है रिंग की और एग्जाम्पल देना है एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का एंड सेकेंड अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है, रिंग की डेफिनेशन हमने अभी देखी थी, वो लिख देना। 8 प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें। नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ये है एग्जाम्पल नंबर 9 और सेकेंड पार्ट है जो वो है हमारा एग्जाम्पल 10, 11, 12। इन तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, तीनों के तीनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। ये है हमारा 9th। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ जाए तो देखो, एसोसिएटिव लॉ और ये सब आइडेंटिटी यहाँ तक, फिर इन्वर्स और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव किया था और ये स्क्यू फील्ड तो है लेकिन फील्ड नहीं है। अब स्क्यू फील्ड और फील्ड में क्या डिफरेंस होता है? स्क्यू फील्ड में अगर हम एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दें, कौन सी? कम्यूटेटिविटी की, तो वो फील्ड बन जाता है ना। इसलिए एग्जाम्पल किसका है? स्क्यू फील्ड का, यानी ऐसी रिंग का एग्जाम्पल है जो कि कम्यूटेटिव नहीं है। और सेकंड में आप एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, तीनों के तीनों ही उसके एग्जाम्पल बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपने पूछा भी था कि ये क्या होता है। देखो, सी होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? ऐसे नंबर जो a प्लस आयोटा b के टाइप के होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब क्या है? जो a प्लस आयोटा b के टाइप के होते हैं। तभी इसने कहा कि अगर Z1, Z2, Z3 C के कोई 3 एलिमेंट्स होंगे ना, तो Z1 को हम लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा इंटू y1, यानी एक रियल नंबर यहाँ, एक रियल नंबर यहाँ, एक इसकी हो गया आयटा से मल्टीप्लाई और हम ऐड कर देंगे। इस टाइप के नंबर को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है कैपिटल C, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, Z2 लोगे तो x2 प्लस आयटा y2 टाइप का होगा, Z3 लोगे तो x3 प्लस आयटा y3 टाइप का होगा। ठीक है, ये है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये इन्वर्स हो गया, ये 9 प्रॉपर्टीज 10th और 11th। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आप एग्जाम्पल 9 लिख सकते हो। थर्ड के सेकंड पार्ट में डिवीजन रिंग वाले में एग्जाम्पल 10, 11 और 12 तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। थर्ड में रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, इसका एग्जाम्पल है, देखो ये मैंने लिख भी दिए हैं, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सब है और इसका एग्जाम्पल नंबर 7 है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया है आपको। थर्ड क्या है? सेट Z, यानी इंटीजर्स का सेट। कम्यूटेटिव रिंग तो है
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हमने पता है, विदाउट मतलब कोई झमेला नहीं है, यानी अगर आप किन्हीं दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को ज़ीरो बोल रहे हो तो उनमें से या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। इंटीजर्स में ऐसा ही होता है ना, यानी अगर मैं कहूँ कि a इंटू बी ज़ीरो है इंटीजर्स में, तो दो इंटीजर की मल्टीप्लाई ज़ीरो कब होगी, उनमें से एक ज़ीरो होना ही होना चाहिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव रिंग का एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र का। ये एग्जाम्पल है जहाँ पे ऑपरेशन है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू डिफाइन अ फील्ड। फील्ड हमें डिफाइन करना है और क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये भी हमने थ्योरम की थी, बट देयर एग्जिस्ट सम इंटीग्रल डोमेन विच आर नॉट फील्ड्स। ये हमने किया था कि एवरी फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन होता है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी इंटीग्रल डोमेन हर कोई इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता, उसका आपको एग्जाम्पल देना है। पहले फील्ड की डेफिनेशन आप लिखोगे, लिख दी, फिर आपने ये प्रूव करना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया था। अब हमने देखा था कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स। इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है। द ओनली इन्वर्सिबल एलिमेंट्स ऑफ दिस रिंग आर 1 and -1। देखो, इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है। अब इंटीग्रल डोमेन में और फील्ड में क्या डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 2 प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको ये थ्योरम समझाते हुए बहुत अच्छे से बताया था कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, दो प्रॉपर्टीज़ का इनमें डिफरेंस होता है, एक तो यूनिटी का और एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर यूनिटी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स, ये दो प्रॉपर्टीज़ भी इंटीग्रल डोमेन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो फील्ड बन जाता। लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ 1 और -1 का इन्वर्स ही एग्जिस्ट करता है और किसी इंटीजर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप 2 ले लो, 2 का इन्वर्स कौन होगा, 1/2 होगा ना मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन 1/2 क्या एक इंटीजर है, नहीं है। सो ये इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन इसके हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये फील्ड फॉर्म नहीं करता। तो ये एग्जाम्पल है हमारा। 5th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड स्क्यू फील्ड। फील्ड में और स्क्यू फील्ड में डिफरेंस बताओ। देखो, इसके डिफरेंस में आप इतना लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि स्क्यू फील्ड में एक प्रॉपर्टी और ऐड करते ही वो फील्ड बन जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करते ही, कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स देखे हों, खासकर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 की वीडियोस, इससे पहले वाली। उसके बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो ये तो हमने किया भी था, अभी पिछले लेक्चर में ही किया था कि कोई भी स्क्यू फील्ड कब बनता है, एक प्रॉपर्टी और उसमें ऐड कर दो कम्यूटेटिविटी की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। अब ऐसे स्क्यू फील्ड का एग्जाम्पल जो फील्ड नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, हमने देखा था इससे पहले ये वाला। 6th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। सेट ऑफ इंटीजर्स एक इंटीग्रल डोमेन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से मैंने आपको बताया था सारी डेफिनेशंस और बोला भी था कि लिख लेना। तो पिछले लेक्चर में जाके रिंग, इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग, फील्ड, बेशक ये बुक में हो लेकिन अपनी कॉपी में एक जगह सब डेफिनेशंस को लिख लेना जैसे मैंने आपको लिखवाई हुई है। तो इंटीग्रल डोमेन की मैंने आपको कैसे लिखवाई थी, रिंग भी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी हो, कम्यूटेटिविटी हो और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हो। इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने वाला नॉन एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। तो ये हम सेटिस्फाई कराएंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। अब देखो, इतना सब हम कर चुके हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है आपके लिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस टाइप से हमें लिखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, इन्वर्स है और कम्यूटेटिविटी है। फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव लॉ, 9 हो गई ना। उसके बाद आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है एंड लास्ट विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र आता है, यानी इनकी मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो है या तो a ज़ीरो होगा या b ज़ीरो होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
अब देखो बिल्कुल ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। 7th और 8th क्वेश्चन, रेशनल नंबर्स को फील्ड दिखाना है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स को फील्ड दिखाना है। बिल्कुल वैसे ही आप अपने आप करोगे ये सम्स। 9th देखो, प्रूव दैट द सेट दिस यानी 0, 1 और 2 ये सेट है मॉडलो 3 यानी एडिशन मॉडलो 3 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 3, इसके रिस्पेक्ट में आपको इसको फील्ड प्रूव करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको फील्ड दिखाना ना, तो फील्ड में कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप एंड लास्ट 11th प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 11 के 11 आपको सेटिस्फाई करानी है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको कंपोजिशन टेबल में आ सकती है। कंपोजिशन टेबल हम बनाते हैं ना मॉडलों के जब क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखो, जब एडिशन मॉडलो 3 के लिए कंपोजिशन टेबल बनाओगे वो ऐसे बनेगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाओगे तो ये बनेगी। 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप अपने आप करोगे क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 5 में हमने यही किया है ना। कोई भी डाउट है तो एग्जाम्पल्स है ना, उनको देख के कर सकते हो। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। अब 11th क्वेश्चन आपको क्या कहता है? आपको ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है एडिशन मॉडलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4 के रिस्पेक्ट में फील्ड फॉर्म नहीं, 10th क्वेश्चन रह गया ना, ये वाला सेट एडिशन मॉडलो 7 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के रिस्पेक्ट में फील्ड फॉर्म करता है। इस केस में भी एक बार कंपोजिशन टेबल देखो, बाकी आप अपने आप कर सकते हो। एडिशन मॉडलो 7 के रिस्पेक्ट में ये बनेगी और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 के रिस्पेक्ट में ये कंपोजिशन टेबल बनेगी। फील्ड के लिए 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप करोगे। चलिए अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? यू हैव टू प्रूव कि ये सेट फील्ड नहीं है एडिशन मॉडलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4 के रिस्पेक्ट में। देखो कैसे नहीं है। सबसे पहली बात एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा सेट है वो फील्ड कब फॉर्म करेगा? अगर एडिशन मॉडलो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ना वो प्राइम हो। जैसे ये 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है ना, वो फील्ड फॉर्म करेगा। क्योंकि कई बार आपको ये दिया होता है कि प्रूव दैट दिस सेट इज़ फील्ड, ठीक है हम कर देंगे, लेकिन तब क्या अगर ये पूछ ले आपसे कि क्या ये फील्ड फॉर्म करेगा, और करेगा तो फिर आपको इसको प्रूव करना है। अब जब ये दिया हो ना कि ये फील्ड है तो उसको प्रूव करना काफ़ी इजी होता है, लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए ना कि क्या ये फील्ड है या नहीं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि हमें ये कंफर्म नहीं होता कि ये है या नहीं। अब हमें पता है कि फील्ड है तो कुछ ना कुछ करके हम 11 के 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करा देंगे, इतना तो हम करते हैं ना। तो उसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ एडिशन मॉडलो 5 मतलब एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ये सेट फील्ड की बात चल रही है। ये फील्ड कब होंगे? अगर यहाँ पे मॉडलो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? किसी प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 3 है, प्राइम है तो ये फील्ड होगा। 7 है तो फील्ड होगा, लेकिन यहाँ 4 है, 4 का एक प्राइम नंबर है, नहीं है। तो इसने कहा ये प्रूव करो कि ये फील्ड नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या ये फील्ड फॉर्म करेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तभी देख लेना, यहाँ 4 है यानी प्राइम नहीं है तो फील्ड फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, चलो वो देखते हैं। अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या था, ये सेट है, ये फील्ड फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। क्योंकि इन्वर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करता। फील्ड में एडिशन के रिस्पेक्ट में भी वो एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, और 11th प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जब हम 2 का इन्वर्स निकालने जाए ना, हमें इसका इन्वर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी, कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि 2 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4 ऑपरेशन लगा और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो इसीलिए फील्ड नहीं है। इन्वर्स तो सबका एग्जिस्ट करना चाहिए ना फील्ड बनाने के लिए। 2 का एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक एलिमेंट हमें दिखा दिया कि उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फील्ड फॉर्म नहीं करता। अब 12th क्वेश्चन देखो, जो मैंने आपको अभी बताया था ना, इसने वही चीज़ 12th में बोली है। अब देखो जब सेट ये 0, 1, 2 देता है ना, तो मॉडलो 3 देता है, यानी इससे एक बड़ा। यहाँ 6 तक एलिमेंट्स हैं तो ये 7 देता है। जब यहाँ 3 तक एलिमेंट्स हैं तो ये 4 देता है। इसको हम बोलते हैं Z3। इसको हम बोलते हैं, इस पूरे सेट को नाम देते हैं हम Z7। इस पूरे सेट को हम नाम देंगे Z4। तो इसने वही कहा कि कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स है ZP मतलब 0 से लेके P-1 तक के होंगे ना, जहाँ पे अगर P कोई प्राइम नंबर है तो ये बताओ कि वो हमेशा फील्ड फॉर्म करेगा।
यही मैंने आपको भी बताया था, जब भी जेड पी मतलब ये वाला नंबर, जब ये नंबर प्राइम है तब वो फील्ड फॉर्म करेगा। ये जनरल बता दिया इसने, कोई वैल्यू नहीं दी, बस ये पूछ लिया कि अगर जेड पी सेट है और पी प्राइम नंबर है तो ये प्रूव करो वो हमेशा ही एक फील्ड फॉर्म करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो जेड पी ये सेट है, क्लोजर लो, यानी ए और बी इसके कोई दो एलिमेंट है, फॉर ईच, कॉमा आएगा यहाँ पे, नोट्स उसमें पीडीएफ में भी ठीक कर लेना। फॉर ईच ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड पी, ए एडिशन मॉडल ऑफ पी बी, यानी ए और बी पे जब एडिशन मॉडल ऑफ पी लगेगा तो कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा ना। और ये इंटीजर क्या होता है? लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होता है जब ए प्लस बी को पी से डिवाइड किया जाता है, यानी आएगा तो एक इंटीजर ही ना, जो कि इन दोनों, जो कि पी से छोटा होगा। तो तभी इसने कहा एक इंटीजर जो कि पी से छोटा है तो वो तो जेड पी में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो इसकी वैल्यू आई आर, जो कि इसके अंदर है। तो अगर ए और बी इसके दो एलिमेंट हैं और उनके ऊपर आप एडिशन मॉडल ऑफ पी लगा रहे हो तो वो भी जेड पी का एलिमेंट होगा। तो एडिशन मॉडल ऑफ 5 के रिस्पेक्ट, एडिशन मॉडल ऑफ पी के रिस्पेक्ट में ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिविटी देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये इसके इक्वल होगा। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हम एडिशन मॉडल ऑफ पी है, इसको हटा के हम, मैंने बताया ना आपको, प्लस हम लिख सकते हैं तो प्लस लिखा। ऐसे ही इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ हमने एडिशन मॉडल ऑफ पी हटा के प्लस लगाया, इतना आपको समझ आया। अब किन्हीं दो के बीच में एडिशन मॉडल ऑफ पी है, इसका मतलब क्या है? ये क्या वैल्यू देगा? एक ऐसा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर देगा जब a प्लस बी प्लस सी को p से डिवाइड किया जाता है। अब a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी, यानी ब्रैकेट पहले यहाँ थी, अब हम यहाँ लगा सकते हैं। अब इस चीज़ को हम एस लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय p, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, a एडिशन मॉडल ऑफ p, b एडिशन मॉडल ऑफ p, c। जैसा हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था वैसे ही हम इस फॉर्म को इसमें भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, समझ नहीं आया है तो इसका मतलब आपने चैप्टर 1 नहीं देखा अच्छे से, उसको देख लेना। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? ज़ीरो है, तो ज़ीरो इसमें बिलोंग करती है सच दैट ये इसी के इक्वल आ जाएगा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई ए है तो इसका इन्वर्स कौन होगा? पी माइनस ए होगा। ठीक है, सच दैट उनके ऊपर एडिशन मॉडल ऑफ पी लगाओगे तो वो ज़ीरो दे देगा, आगे दो है पीछे। फिफ्थ होता है कॉम्पिटिटिव लॉ, यानी ये चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अब आपको फील्ड दिखाना है तो एडिशन वाली तो एबिलियन हो गया ना। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, क्लोजर लॉ, वही बात है, ये भी आर आएगा, यानी कोई ना कोई इंटीजर आएगा जो कि पी से छोटा होगा तो ये भी बिलोंग करेगा इसमें। ऐसे ही एसोसिएटिविटी, यानी इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन दिस, यानी a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, इस चीज़ को जब हम p से डिवाइड करते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? a b इंटू सी लिख सकते हो। एसोसिएटिविटी से ब्रैकेट इससे हटा के और इन दोनों पे लगा दिया। अब जैसे हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया वैसे इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यानी ब्रैकेट इन दोनों पे आ जाएगी अब की बार, तो ये चीज़ इसके इक्वल हो गई। यही एसोसिएटिविटी होती है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन है? 1 होता है, तो 1 इसमें बिलोंग करता है। इन्वर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स, बिल्कुल ध्यान से सुनना हर चीज़ को। ए आपने इसका कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया जेड पी का, और आप कंसिडर कर लो ए एडिशन मॉडल ऑफ पी 1, यानी इसका एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन। सो ए का मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ पी 1 के साथ, ए का एडिशन मॉडल ऑफ पी 2 के साथ, ऐसे ही सो ऑन पी माइनस 1 के साथ। अब एक बात बताना, हमने कहा ए कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, यानी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ज़ीरो को छोड़ के कितनी चॉइस है ए के पास? जेड पी में टोटल एलिमेंट्स हैं पी, 0 1 2 से लेके पी माइनस 1 तक पी एलिमेंट हो गए ना। ज़ीरो को हमने हटा दिया तो कितने बचे? पी माइनस 1। पी माइनस 1 एलिमेंट हैं, यानी पी माइनस 1 चॉइस है ए के पास, और ये भी तो हमने पी माइनस 1 एलिमेंट्स ही लिए हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे? जेड पी में जाएंगे। अब एक बात बताओ, हमने अभी कहा कि उसमें p माइनस 1 एलिमेंट्स हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी सारे किसके अंदर चले गए? उस सेट के अंदर चले गए। इसका मतलब ये सारे डिफरेंट है ना,
सारे डिफरेंट हैं, क्योंकि अगर मान लो ये p-1 की बजाय p लेते तो हम कहते कि 0 को छोड़ के उसमें p-1 एलिमेंट्स हैं, और आप बोल रहे हो कि 0 को छोड़ के उसमें p एलिमेंट आ गई, तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो p-1 ही होंगे। लेकिन हमने ऐसा कुछ आने ही नहीं दिया, हमने पहले ही p-1 एलिमेंट्स ले लिए, तो इसका मतलब ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं और ZP में बिलोंग करते हैं। आई होप आप समझ गए हो। ए हमने इसका कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया है, यानी ए के पास p-1 चॉइस है, क्योंकि इसमें टोटल p एलिमेंट हैं, 0 को छोड़ के p-1 बचे, यानी ए उन p-1 में से कोई भी हो सकता है। इतना समझ आया, उस बात को यहीं छोड़ दो। अब हमने ये p-1 टर्म्स कंसिडर कर ली। अब इसमें p-1 चॉइस थी ना इसके पास, और ये भी p-1 एलिमेंट्स हैं, और क्लोजर प्रॉपर्टीज से ये सारे ZP के ही एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सारे ZP में बिलोंग करते हैं और सारे ही डिस्टिंक्ट हैं, नॉन ज़ीरो की बात हो रही है ये। अब इसका मतलब क्या है, अब हमने ऊपर क्या कहा था, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, यानी अब टोटल p-1 एलिमेंट तो हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक तो आइडेंटिटी होगी ही होगी ना, क्योंकि आइडेंटिटी तो उसमें बिलोंग करती है, और आप कह रहे हो सिर्फ यही p-1 एलिमेंट्स उसमें बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक 1 के इक्वल होगा। सो 1 ऑफ दीज एलिमेंट्स इज़ 1, वो कोई भी हो सकता है। ए का मल्टीप्लिकेशन मान लो p, और 1 2 3 से लेके p-1 तक में से कोई भी हो सकता है, हमने उसको t मान लिया, यानी वो 1 के इक्वल होगा। अब ये चीज़ क्या शो करती है कि वो t a का इन्वर्स होगा, है ना, यानी a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन a तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से करना। 8th देखो, 10th प्रॉपर्टी कौन सी रह गई अब हमारी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी हम ऐसे दिखाएंगे, यानी ए बी को जब हम p से डिवाइड करते हैं, जो लीस्ट रिमाइंडर आएगा वो ये है। अब हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, और उसको फिर b मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p a लिख सकते हैं। 11th प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हम ऐसे ही करते हैं, a मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p, b एडिशन मॉडलो p c इज इक्वल टू। अब मैंने बताया था इसकी जगह हम b प्लस c कर सकते हैं, यानी एडिशन मॉडलो p की जगह हम सिंपल एडिशन लिख सकते हैं। ये क्या है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a b प्लस c इज डिवाइडेड बाय p। अब a इंटू बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, और फिर हम क्या करेंगे, जैसे इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया वैसे ही इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी प्लस की जगह हम एडिशन मॉडलो p लिख देंगे, और उसके बाद इनके बीच में सिंपल मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p। ऐसे इनके बीच में, ये तो बीच में था ही था, ये इसके इक्वल है, सिमिलरली ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो फील्ड बन जाएगा, यानी 11 के 11 प्रॉपर्टीज़ होगी तो फील्ड तो बनेगा ही ना। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में इसने कहा आई सेट है रियल नंबर्स का, जो कि इस फॉर्म के हैं a प्लस b√2। तो आपको ये बताना है ये इंटीग्रल डोमेन तो होगा लेकिन फील्ड नहीं होगा। इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन क्या नहीं है, फील्ड नहीं है। अब 12th एग्जाम्पल क्या था, ये था। इस एग्जाम्पल में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन में आपको a और b दिए हुए हैं इंटीजर, और इस एग्जाम्पल में आपको a और b दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो जहाँ यहाँ पे रैशनल है वहाँ इंटीजर ले लेना, बाकी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे। और आइडेंटिटी इन्वर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी इन्वर्स हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखानी है, हमें प्रूव करना है इंटीग्रल डोमेन, यानी आपको इंटीग्रल डोमेन में कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये वाली होती हैं, यानी रिंग वाली 8 की 8 देखनी है आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखानी है आपको, कम्यूटेटिविटी दिखानी है आपको। यानी ऐसा नहीं कह रही मैं कि आपको बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही करना है, बस आप एग्जाम्पल को देख सकते हो ये क्वेश्चन करते हुए। वैसे एग्जाम्पल में जैसे 1-2 प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा भी प्रूव किए हुए हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वगैरह, मल्टीप्लिकेशन वाली, लेकिन वो आपको इस क्वेश्चन में नहीं करनी। इस क्वेश्चन में उस एग्जाम्पल को देख के तो बस आपको थोड़ा हिंट लेना है। प्रूव आपको रिंग वाली 8 प्रॉपर्टी करनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एंड कम्यूटेटिविटी, इतना काम किया आपने एग्जाम्पल को देख के। फिर देखो आपको इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है, तो आपको विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना है,
और फिर ये प्रूव करना है कि वो क्या फॉर्म नहीं करता, फील्ड प्रूव नहीं करता। यानी दो काम अब मैं आपको बताती हूँ, विदाउट जीरो डिवाइजर कैसे प्रूव करोगे और फील्ड क्यों नहीं है। देखो, विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए हम क्या करते हैं, उस सेट के दो एलिमेंट ले लेते हैं और उनकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल लिख देते हैं। लिख दिया हमने। अब हमें ये प्रूव करना है विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए कि या तो ये ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा। देखो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को और इसको एज इट इज़ रखते हैं। देखो सॉल्व किया इसको एज इट इज़ रखा। अब रैशनल और इरेशनल पार्ट्स को अगर आप कंपेयर करते हो, सो रैशनल पार्ट है तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा, ये इरेशनल पार्ट है तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब देखो ये इनका सम ज़ीरो के इक्वल है, यानी a ज़ीरो है और b ज़ीरो है। और देखो आइदर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो और c इज इक्वल टू ज़ीरो एंड d इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ और आएगा। देखो AC की मल्टीप्लाई यहाँ BD की मल्टीप्लाई है, यहाँ BC की मल्टीप्लाई है और AD की मल्टीप्लाई है। अब इतना तो कन्फर्म है कि ज़ीरो है, इसका मतलब इनमें से कोई एक ज़ीरो है, इनमें से कोई एक ज़ीरो है, इनमें से कोई एक ज़ीरो है और इनमें से कोई एक ज़ीरो है। तभी तो इनमें से एक होने की वजह से ये पूरी ज़ीरो हो गई, इनमें से कोई एक ज़ीरो होने की वजह से ये ज़ीरो हो गया और ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हुआ। यानी या तो A ज़ीरो है और B ज़ीरो है, क्योंकि A ज़ीरो होने से ये ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो हो गई, और ये ज़ीरो हो गई और ये ज़ीरो हो गई। या फिर C ज़ीरो है और D ज़ीरो है, यानी C ज़ीरो होने से ये ज़ीरो, D ज़ीरो होने से ये ज़ीरो, C ज़ीरो होने से ये ज़ीरो, D होने से ये ज़ीरो। यानी दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो A और B दोनों ज़ीरो हैं या फिर C और D दोनों ज़ीरो हैं। अब A और B ज़ीरो हो गए तो A प्लस B √2 भी ज़ीरो होगा या फिर C प्लस D √2 ज़ीरो होगा। बस यही प्रूव करना था कि या तो ये ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा। इसका मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन है। अब फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है। आप इसका कोई एलिमेंट ले लो 3 प्लस √2 I में से, तो इन्वर्स का मतलब क्या है कि उसकी मल्टीप्लाई मैं किसी एलिमेंट से करूं और वो उसको आइडेंटिटी बना दे। ये आइडेंटिटी है ना, इस ज़ीरो इंटू समथिंग तो ज़ीरो ही हो जाता है, ये 1 है। यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं और आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो इन्वर्स होता है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इधर डिवाइड में ले आती हूँ, 1/3 प्लस √2 हो गया, ये 1 है, ये इधर डिवाइड में आ गया। फिर हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 3 माइनस √2 से ही मल्टीप्लाई, 3 माइनस √2 से ही डिवाइड। तो ऊपर क्या हो गया 3 माइनस √2, नीचे हो गया a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b²। अब इस 7 हो गया 3/7 माइनस √2/7। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या ये I सेट में बिलोंग करता है? I सेट क्या कहता था, इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट हैं? a प्लस बी √2 टाइप के, जहाँ a और b इंटीजर हो। अभी है तो a प्लस बी √2 टाइप का, लेकिन क्या ये इंटीजर हैं? नहीं। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो फील्ड नहीं फॉर्म करता। देखो 14th क्वेश्चन में आपको दिया है, प्रूव दैट टोटलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी ऑफ रियल नंबर्स इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर। जहाँ पे एडिशन ये प्रूव कर ये इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। एग्जाम्पल 14 में ऐसा ही कुछ है ना। अब C सेट दिया हुआ है, इन्होंने मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से डिफाइन की है, एडिशन इस टाइप से डिफाइन की है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देख के देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार, और अपने अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चन खुद करना है यहाँ तक, ठीक है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं करनी, जिसने जो पूछा है हम वही करेंगे। यानी आपको रिंग दिखाना है और कॉम्यूटेटिविटी दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक विद ज़ीरो डिवाइज़र और दिखाना है। अब विद ज़ीरो डिवाइज़र इस एग्जाम्पल में तो नहीं दिया हुआ, तो ये मैं आपको बताती हूँ विद ज़ीरो डिवाइज़र आप कैसे करोगे। देखो विद ज़ीरो डिवाइज़र के लिए हम क्या करेंगे, चाहे विद ज़ीरो डिवाइज़र हो या विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हो, हम इसके दो एलिमेंट लेके उसको ज़ीरो आइडेंटिटी के इक्वल पुट कर देते हैं। इतना काम तो हम दोनों में करते हैं। विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में हम ये दिखाते हैं कि आइदर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो और दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। विद ज़ीरो डिवाइज़र में हम ये दिखाते हैं कि ना तो ये ज़ीरो है ना ये ज़ीरो है। अब एक बात बताओ, इनकी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है। यानी नाइदर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ना ये ज़ीरो है नॉर दिस इक्वल टू ज़ीरो।
तो इनकी मल्टीप्लाई ज़ीरो है, लेकिन इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो यही प्रॉपर्टी होती है हमारी विद ज़ीरो डिवाइज़र। सो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद ज़ीरो डिवाइज़र। 15th क्वेश्चन देखो, आपको सेट आर दिया है रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का, क्लोज इंटरवल 0 1 पे वो डिफाइंड है, उसको कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्रूव करना है। यानी रिंग की 8 प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 10 प्रॉपर्टी आपको दिखानी है। और एडिशन इस टाइप से डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से डिफाइंड है। अब देखो क्लोजर लो, यानी इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसने किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है इसको, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब इसने कहा कि इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो एक रियल नंबर आएगी, क्वेश्चन में दिया था ना, और इसकी वैल्यू भी एक रियल नंबर आएगी। अब दो रियल नंबर्स का सम भी तो एक रियल नंबर होगा, यानी इसको हमने किसी फंक्शन पे एलिमेंट पे लगाया और वो रियल नंबर आ गया, तो ये भी किस में बिलोंग कर गया, आर के अंदर। एसोसिएटिविटी आप इस टाइप से करोगे, बस घुमा फिरा के इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर, हमने मान लिया कि ई एग्जिस्ट करता है, कि ई को किसी एलिमेंट पे लगा और वो उसको ज़ीरो दे दे। अब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट में उसको ऐड करो, आगे करो या पीछे करो, उसी के इक्वल आ जाए। तो देखो एफ प्लस ई एक्स आपने निकाला, ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ एक्स। अब ई ऑफ एक्स तो ज़ीरो है तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी एफ प्लस ई एफ के इक्वल आ गया। सिमिलरली ई प्लस एफ भी एफ के इक्वल आ जाएगा, तो ई क्या है, आइडेंटिटी बन गया, एडिटिव आइडेंटिटी। इन्वर्स आपको पता ही है, एफ का इन्वर्स कौन होगा, माइनस एफ होगा, सच दैट इनका एडिशन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। कॉम्यूटेटिविटी यानी इसके कोई दो ले लो, उनका सम भी कॉम्यूटेटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लो है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से डिफाइंड है, ये भी एक रियल नंबर आएगा, ये भी एक रियल नंबर आएगा, तो दो रियल नंबर की प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर आएगी, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिविटी वही है, घुमा फिरा के इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी में ई एक्स दिया था, उसको ज़ीरो माना था। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको पता है हम 1 मानेंगे, इसका कोई और नाम रख लो, आई एक्स रख दिया हमने। और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि एफ इंटू आई इक्वल टू एफ इक्वल टू आई इंटू एफ। सो एफ इंटू आई निकालो तो एफ एक्स प्लस इंटू ई एक्स प्लस नहीं इंटू, सो इसके ये तो है 1, तो एफ एक्स बच गया। ऐसे ही आई एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकते हो उसको, और ये आई इंटू एफ एक्स हो गया, यानी ये इसके इक्वल आ गया और ये एफ के इक्वल है। यानी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर गया कि उसको इसके किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, आगे लिखो या पीछे लिखो, उसी के इक्वल एज इट इज आ रहा है, तो वो क्या बन गया, उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 9th प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये इसके इक्वल हो गया। और 10th डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको घुमा फिरा के और इसके इक्वल आपने प्रूव करना था। ठीक है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। 16th क्वेश्चन में इसने कहा प्रूव करो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रिंग फॉर्म नहीं करता। रिंग में कितनी प्रॉपर्टी होती है, 8 प्रॉपर्टी होती है ना। अब ये रिंग क्यों नहीं फॉर्म करता, यानी किसी ना किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, ज़ीरो, लेकिन क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है, नहीं करता। रीज़न क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हम जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, सच दैट ए प्लस ज़ीरो करो या ज़ीरो प्लस ए करो, ए के ही इक्वल आ जाए, लेकिन ये वाला ज़ीरो एन में है तो नहीं ना, तो इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, यानी ये रिंग फॉर्म नहीं करता। सिमिलरली 17th क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स रिंग नहीं है। देखो रिंग में आपको पता है ऑड इंटीजर्स का सेट है, रिंग में 8 प्रॉपर्टी होती हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ऑड इंटीजर है, कोई दो ऑड इंटीजर ले लो, 3 ले लिया और एक 5 ले लिया, इनका एडिशन करना, 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। तो क्या 8 इस सेट में दोबारा बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऑड इंटीजर है, 8 एक इवन इंटीजर है। सो 3 और 5 हमने इसमें से लिए, लेकिन उनका एडिशन इसमें नहीं गया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रिंग की पहली प्रॉपर्टी ही क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसी को इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, रिंग फॉर्म नहीं करता। 18th क्वेश्चन देखो, ये सेट है, ये शो करना है कि आर इज अ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट आइडेंटिटी अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कितनी चीज़ें प्रूव करनी है, रिंग प्रूव करनी है, यानी 8 प्रॉपर्टी इसकी,
नॉन कॉम्पिटिटिव इसको प्रूव करना है, 9th प्रॉपर्टी ये हो गई। एंड विदाउट आइडेंटिटी, किसमें आइडेंटिटी नहीं है, 10वीं ये प्रॉपर्टी होगी। इन 10 के 10 को सेटिस्फाई करा दो, 18th क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो 8th क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था, लेकिन एक्सरसाइज वाले इस क्वेश्चन में यहाँ है A B 0 0 है। तो इस एग्जाम्पल में C और D को 0 मान लो, तो आपको एग्जाम्पल 8 की तरह ही आप इसको कर सकते हो। एक डिफरेंस और है, एग्जाम्पल में ये इंटीजर दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में ये रियल नंबर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब आपको अपने हिसाब से करना है एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा हिंट आप इस एग्जाम्पल से ले सकते हो। इन्होंने कैसे किया हुआ है एक बार देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव लॉ हो गया, एंड एट लास्ट इसमें ये दिया हुआ। मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, आपको उसको थोड़ा हिंट लेके खुद करना है वो क्वेश्चन। अब एक चीज़ में ज़रा सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, विदाउट आइडेंटिटी कैसे प्रूव करोगे। देखो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होती है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यूनिट मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1। अब इसमें एलिमेंट तो इसने इस टाइप के दिए हुए हैं A B 0 0, तो क्या कभी ये मैट्रिक्स उस सेट में बिलोंग कर पाएगी। उसमें बोलना हुआ है कि A B और 0 0 टाइप के एलिमेंट हैं, तो यानी ये और ये तो 0 0 फिक्स ही हैं। हम बोल रहे हैं 1 0 0 1, तो ये तो मैट्रिक्स कभी भी उस सेट में जाएगी ही नहीं, R में बिलोंग करेगी ही नहीं। R हमने उस सेट का नाम माना हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये विदाउट आइडेंटिटी है। अब 19th एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव करो कि ये जो सेट है ना A + B√3, जहाँ पे A और B रैशनल नंबर्स हैं, तो ये फिल्ड होगा। फिल्ड मतलब 11 की 11 प्रॉपर्टी आपको दिखानी है। थोड़ा ध्यान हो, हमने कौन सा एग्जाम्पल किया था, बिल्कुल डिट्टो 12th एग्जाम्पल है। बस क्वेश्चन एक्सरसाइज में यहाँ √3 है और यहाँ पे √2 है, बाकी बिल्कुल सब सेम है। A और B रैशनल नंबर है यहाँ भी और वहाँ पे भी, तो क्लोजर होगी। इसी टाइप से आप ये शो करोगे, बस ध्यान रखना √2 है एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में वो √3 है। कॉम्पिटिटिव लॉ हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे ही आपको इन्वर्स वाला करना है, और कॉम्पिटिटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी के साथ ही हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 5.1। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 5.1 एक्सरसाइज से आगे वाली डेफिनेशंस, थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।